नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जायसी के नागमती संदेश खंड की व्याख्या के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे तेहि जारा। नगर कोट घर बाहर सूना, नोजी होई घर पुरुष विहूना। इस अवतरण में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है और जायसी पक्षी के माध्यम से राजा रत्नसेन से कहते हैं कि नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे तेहि झारा। कि नागमती का जो विरह का दुख है वो अपार है। धरती और स्वर्ग उसकी विरह अग्नि की ज्वाला से जलते हैं। जरे तेहि झारा, उसकी अग्नि से जलते हैं। नगर कोट घर बाहर सूना, नोजी होई घर पुरुष विहूना। चित्तौड़गढ़ में नगर, कोट, घर और बाहर सब जगह सूनापन है और नोजी यानी भगवान न करे कि किसी का घर पुरुष के विहीन हो या कोई ऐसा घर ना हो जहाँ पुरुष ना हो। तू कांवरू परा बस टोना, भूला जोग छरा तो ही लोहना। कि राजा रत्नसेन से पक्षी कहता है कि तुम कामरूप देश की लोना के जादू टोने से छले गए हो और इस कारण से योग साधना को भूल गए हो। छरा तो ही लोना, कि छरा लोना ने तुम्हें छल लिया है, इस कारण से तुम योग साधना भूला जोग योग साधना को भूल गए हो। वह तो ही कारण मरी भई छारा, रही नाग होई पवन आधारा। वह तो ही कारण, तुम्हारे कारण ही क्या हो रही है, वह यानी नागमती, कि नागमती तुम्हारे कारण ही मर करके छार यानी राख बन गई है। रही नाग होई पवन आधारा, कि वह नाग बन करके पवन के सहारे जीवित है, यानी प्राणवायु जो चल रही है वो केवल नाग के सहारे ही चल रही है। कब कहू बोलही मो कह लेहु खाऊ, मासु न काया रचे जो काहू। कि कभी तो वह चीलों से कहती है कि विरह की अधिकता के कारण कि मुझे खा जा, मो कह लेहु खाऊ, कि मुझे खा लो। मांसू ना, लेकिन शरीर में मांस नहीं है तो जो किसी को अच्छा लगे। काया रचे जो काहू, कि शरीर पर मांस नहीं होने से, लावण्य नहीं होने से वो शरीर क्या है, उसमें सौंदर्य नहीं रहा और इसीलिए वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। विरह मयूर नाग वह नारी, तू मजार करु बेगी गुहारी। कि नागमती का जो विरह है वो मोर के समान है, नाग वह नारी और वह स्वयं क्या है, नाग है। तू मजार, और वो क्या है, तुम बिलाव बन करके बेगी गुहारी, शीघ्र ही मयूर विरह रूपी मयूर को मारकर खा जाओ। कि कह रहे हैं अतिशय विरह संताप से उसके शरीर का सारा मांस जो है वो झड़ चुका है, इसलिए मासूना मांस नहीं है और काया भी देखने में सुंदर नहीं है, तो इसलिए कोई भी उसको नहीं खा रहा। तो विरह मयूर, विरह तो क्या है, मयूर है और वह स्त्री क्या है, नाग है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वह स्वयं नाग है, तो तुम बिलाव बन करके शीघ्र ही उसके विरह रूपी मोर को
मार करके खा जाओ, ताकि उसका कष्ट जो है विरह का वो समाप्त हो सके। मासु गिरा पांजर होई परी, जोगी अबहु पहुँच लेई जारी। कि उसका जो शरीर का विरह के संताप के कारण या विरह की अधिकता के कारण नागमती के जो शरीर का मांस है वो सारा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए वो अब केवल क्या हो गई है, पांजर यानी पिंजरा बन कर के रह गई है, हड्डियों का कंकाल बन कर के रह गई है। तो इसलिए जोगी अबहु पहुँच लई जारी, कि हे योगी अब भी पहुँच जाओ और विरह की अग्नि में जलती हुई उस नागमती को बचा लो। देखी विरह दुख ताकर मैं सो तजा बनवास। कि जब से मैंने उसके विरह के दुख को देखा है तो मैंने वन का वास जो है वो भी त्याग दिया है। और आयो भागी समुद्र तट तबहु न छाड़े पास। और मैं समुद्र के किनारे भाग आया हूँ अपने प्राण बचाने के लिए, फिर भी विरह का ताप जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो इस प्रकार से इस अवतरण में जायसी ने नागमती के विरह की जो अतिशयता है उसको व्यक्त किया है। और मोर और सर्प में आपस में परस्पर बैर होता है और बिलाव दोनों को मार डालता है। तो इसलिए सर्प के लिए प्रसिद्ध है कि वो हवा का भक्षण करके जी लेता है, और नागमती भी अब हवा के सहारे ही जी रही है। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया है कि कामरूप देश में स्त्रियां जादू टोना करके किसी भी पुरुष को वश में कर लेती हैं। तो प्राचीन काल में वहाँ लोना नाम की एक स्त्री थी जो कि राजा जादू टोना करके राजा रत्नसेन को अपने वश में कर लेती है। तो उसी की यहाँ पर पद्मावती के द्वारा भी यही बात कहने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर दोहा और चौपाई छंद के साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अगली व्याख्या हम देखेंगे। अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। प्रस्तुत अवतरण में रानी नागमती की जो विरह व्यथा है उसकी अतिशयता का वर्णन किया गया है, और यह बताने का प्रयास कर रहा है पक्षी कि वो नागमती की विरह व्यथा से या उसकी अग्नि से बचने हेतु वहाँ से निकल जाता है और समुद्र के किनारे आकर के रहने लगता है, ताकि उसकी विरह की अग्नि का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। तो उसी संदर्भ में वो कहता है, अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा। कि रानी नागमती की विरह व्यथा का पुंज ऐसा प्रज्वलित हुआ कि उसके धुएं से बादल भी काले हो गए। मेघ साम भय, मेघ यानी बादल भी जो है, साम यानी काले हो गए। धूम जो उठा, उसकी विरह अग्नि का जो धुआं उठा उसने सारे बादलों को भी काला कर दिया। दाड़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। कि उसकी लपटों से राहु जल गया, केतु भी जल गया, और सूर्य भी उस विरह की अग्नि से जल रहा था, और साथ ही चंद्रमा भी आधा जल गया। ओ सब नखत तराई जरही, टूट ही लूक धरती में परही। और जितने भी नक्षत्र और तारे हैं वो सभी उसी ज्वाला में जलने लगे, टूट ही लूक, और अपनी जगह से टूट करके धरती में परही, धरती पर गिरने लगे। जरे सो धरती ठावहि ठाहू, दहकी पलास जरे तेहि दाऊ।
कि उससे धरती भी अलग अलग जगह पर जरे सो धरती ठावहु ठाऊ, जगह जगह पर जलने लगी। दहकी पलास जरे तेही दाऊ, और पलास भी उसी ज्वाला से उत्पन्न जो अग्नि है उसमें जल करके लाल हो गए। पलाश का पुष्प जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो कवि ने कल्पना की है कि उसका लाल रंग किस लिए है कि रानी नागमती के विरह की अग्नि से उत्पन्न जो अग्नि है उसमें जल करके वो लाल हो गए हैं। विरह सांस तन निकसे झारा, दही दही पर्वत होई अंगारा। विरह सांस, नागमती के मुख से विरह के कारण जब सांस निकलती है तो उस विरह की अग्नि से युक्त उस सांस में क्या होता है, विरह सांस तन निकसे झारा, कि वो क्या करता है, उसकी जलन से अंगारे निकलने लगते हैं। दही दही पर्वत होई अंगारा, कि वो जल जल करके पर्वत को भी अंगार। नागमती के मुख से जो सांस निकल रही है वह उस विरह की अग्नि से या ज्वाला से युक्त है, और उससे जल जल करके या उसकी जलन से पर्वत भी जो है जल जल करके अंगारे बन गए हैं। विरह सांस तन निकसे झारा, दही दही पर्वत होई अंगारा। भंवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुजैल डोमा कागा। भंवर पतंग, भंवरा, पतंगा और बड़े बड़े जो सर्प हैं, कोयल, भुजैल यानी छोटे सांप, और डोमा कागा यानी बड़े बड़े जंगली कौवे, ये सभी जो हैं उसकी ज्वाला में जल कर के काले हो गए हैं। ये जितने भी बताए हैं इन सब का रंग काला होता है, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि इनके काले होने का कारण क्या है, नागमती की विरह की अग्नि में जलने के कारण ही इन सब का रंग काला हो गया है। तो भंवर यानी भ्रमर, पतंगा और सर्प, कोयल और जंगली कौवे, ये सभी जो हैं उसकी ज्वाला में जल कर के काले हो गए हैं। बन पंखी सब जीव लेई उड़े, जल में मच्छ दुखी होई बूढ़े। वन के जो अन्य सब पक्षी हैं वो उस ज्वाला को सहन नहीं कर सके। बन पंखी सब जीव लेई उड़े, इसलिए वो सब अपने अपने प्राण लेकर के उड़ गए हैं या प्राणों की रक्षा के लिए वहाँ से भाग गए हैं। जल में मच्छ दुखी होई बूढ़े, और उसी ज्वाला से संतप्त होकर के ही मछलियाँ भी जो है वो जल में छिप गई हैं। बूढ़े यानी डूबी हुई हैं या छिपी हुई हैं। गहू जरत तह निकसा, समुद्र बुझाइए आई। समुद्र पानी जरी खार था, धुआं रहा जग छाई। गहू जरत तह निकसा, कि पक्षी कहता है कि मैं भी वहाँ से झुलसता हुआ निकला। समुद्र बुझाए आई, और मैंने अपनी अग्नि को समुद्र में जाकर के बुझाया। समुद्र पानी जरी खार था, और इसलिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समुद्र का पानी भी जलकर तपकर खारा हो गया। धुआं रहा जग छाए, और उससे निकला हुआ धुआं भी जो है सारे संसार में छा गया। रानी नागमती के विरह की अतिशयता, उसका विरह को अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है वो हमें इस अवतरण में देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि राहु केतु काले होते हैं, और वो काले दिखाई दे रहे हैं नागमती की विरह की अग्नि के कारण। सूर्य भी, चंद्रमा भी, ये सभी जो काले हो गए हैं उन सब के पीछे नागमती के विरह का कारण ही है कि उसकी अग्नि का प्रभाव ऐसा है कि हर वस्तु जो है, जो भी उसके संपर्क में आ रही है या आ सकती है,
वो सभी जो है जल करके काले हो गए हैं। उनका काले होने का कारण नागमती का विरह ही है। तो इस प्रकार से कवि ने नागमती के विरह का अतिशयतापूर्ण वर्णन किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। ये क्या हुआ?